डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी। और इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है भू आकृतिक संकल्पनाएं या भू आकृति विज्ञान की संकल्पनाएं या कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी। ये जो टॉपिक है इसे अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछ दिए जाते हैं या अलग अलग क्वेश्चन के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न न हो। फर्स्ट टॉपिक है भू आकृति विज्ञान की प्रमुख संकल्पनाएं। सेकंड है भू आकृति विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाएं। थर्ड है भू आकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। फोर्थ है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। 5 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड लैंड फार्मर्स। तो ये जो भू आकृति विज्ञान की संकल्पनाएं हैं इसे इस रूप में क्वेश्चन कर दिए जाते हैं या क्वेश्चन को प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक ही टॉपिक है और इसमें एक ही चीज़ का अध्ययन करना है आपको, वह है भू आकृति विज्ञान की संकल्पनाएं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो भू आकृति विज्ञान की संकल्पनाएं हैं उनका सामान्य परिचय और भू आकृति विज्ञान की जो संकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक विषय, चाहे वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो या विज्ञान से संबंधित हो, उनकी अपनी आधारभूत या मूलभूत विचारधारा, संकल्पना या अवधारणा होती है, जिसके आधार पर उस विषय है उसको सामान्यीकरण किया जाता है, उसे एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो भू आकृति विज्ञान है इसको भी वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया है। इसके भी कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, अवधारणाएं, विचारधाराएं हैं जिसके आधार पर इसको सामान्यीकरण किया गया है, उसी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो वे संकल्पनाएं कौन कौन से हैं इसका अध्ययन करते हैं। पहले शॉर्ट रूप में टॉपिक देख लेते हैं, इसके बाद इसकी अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है एकरूपतावाद की संकल्पना। ये जो है जेम्स हटन महोदय ने दिया है। फिर सेकेंड है सैलिकी की संकल्पना। इसके बाद थर्ड है भौमिकी संरचना की संकल्पना। 4 है भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना। 5 है अवस्था की संकल्पना। 6 है भू आकृतिक मापक की या समय की संकल्पना। 6 हो गया। 7 है स्थिर रूप प्रकारकी की संकल्पना और 8 है स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना। तो ये सभी इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करते हैं एकरूपतावाद की संकल्पना। तो इस संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन महोदय ने किया है और यह जो संकल्पना है यह 1785 में किया गया। ये जो एकरूपतावाद की संकल्पना है इसका प्रमुख जो आधार है वो है W.D. थारनबरी द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट और जो जेम्स हटन महोदय है उनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्तमान समय में जो भूगर्भीय प्रक्रम है, चाहे वो अंतर्जात प्रक्रम हो या बहिर्जात प्रक्रम हो, तथा जो नियम कार्यरत है यही नियम समस्त भूगर्भिक इतिहास में यानी कि जो बीता हुआ समय है उस समय भी कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। यानी कि जो सक्रियता में अंतर था, इसका कहने का मतलब क्या होगा, उसकी जो गति थी उसमें अंतर था। बस इतना ही है। ये W.D. थारनबरी के अनुसार है। फिर जेम्स हटन के अनुसार वर्तमान भूत की कुंजी है। इन्हीं दो अवधारणाओं के आधार पर एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। और ये जो संकल्पनाएं है या कोटेशन जो दिया गया है यहाँ पर, इसका क्या अर्थ है उसका भी अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में भूपटल को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जहाँ पर हम यहाँ पढ़े हैं भूगर्भिक प्रक्रम, इसको बोलते हैं भूगर्भिक कारक। यानी कि भूपटल में जो स्थलाकृति निर्माण करने वाले कारक हैं वे सभी कार्यरत है और वे ही क्या है, भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में भी कार्यरत थे। जो अभी कार्यरत है वो बीते हुए समय में भी कार्यरत थे। अतः वर्तमान समय के जो प्रक्रम है और स्थलाकृतियों का जो आधार है उसका अध्ययन करके हम जो भूतकाल के जो इतिहास का समय है में जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ था या उस समय जो चक्र चल रहा था उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी के आधार पर जेम्स हटन महोदय ने एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो जेम्स हटन महोदय हैं उन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि
पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है वो चक्रीय रूप में संपादित होता है। प्रत्येक भूगर्भिक प्रक्रम जो है वो अपने इतिहास में कई चक्र पूर्ण कर चुके हैं। जैसे कि वो पहले युवावस्था में एक स्थलाकृति निर्माण किया, फिर प्रौढ़ावस्था में एक स्थलाकृति, फिर वृद्धावस्था में। इस प्रकार से वो कई चक्र पूर्ण कर चुके हैं। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इस प्रकार से। फिर अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण हुआ। इस प्रकार से वो चक्रीय प्रक्रम चलते रहा समय दर समय, बस उसकी गति में परिवर्तन रहा है अलग अलग समय में। लेकिन उसमें एक समस्या है कि वह किस समय प्रारंभ हुआ और उसका अंत कब हुआ और किस प्रकार से उनका अंत हुआ, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बस इतना ही टॉपिक है इसमें। इसी के आधार पर इन्होंने एक और कोटेशन दिया है, न तो प्रारंभ का कोई लक्ष्य है, न तो अंत का कोई आशा। ये किसके संदर्भ में? भूगर्भिक जो प्रक्रम है उनके संदर्भ में, क्योंकि वो प्रक्रम कब स्टार्ट होता है और कब उसका अंत होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चक्री क्रम में चल रहा है, इसीलिए ये कोटेशन दिया गया है। तो ये है एक रूपतावाद की संकल्पना, उसका सार है ये बढ़िया सा। फिर सेकेंड जो संकल्पना है वो है शैलिकी की संकल्पना। ये शैलिकी मतलब क्या होता है? चट्टान की। इसमें का जो कोटेशन है वो है, चट्टान भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीव अवशेष जो है वो उनके पृष्ठ है। यानी कि आग्नेय चट्टान को ले ले, आग्नेय चट्टान में जो भी हमें जानकारियां या जीव अवशेष मिलता है वो क्या है? उसके पृष्ठ है, जिसको हम अध्ययन करके जो वास्तविकता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अगर हम चट्टानों के वर्तमान रूप को, जो वर्तमान रूप का, चाहे उसका निर्माण किसी भी रूप में हो या किसी भी समय में हुआ हो, उसका अध्ययन करें तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी चट्टान विशेष का कब और किस परिस्थिति में निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान को ही ले लीजिए, अगर आग्नेय चट्टान का हम अध्ययन करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका निर्माण कब और किस परिस्थिति में हुआ है। इस आधार पर भूगर्भिक इतिहास का पता लगाया जा सकता है, वो भी आसानी से। इसी कारण यह कहा गया है कि जो भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं, जो चट्टान है वो क्या है? भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक है और जीव अवशेष उनके पृष्ठ है, क्योंकि उनके अध्ययन से हमें आसानी से उसके बारे में पता चल रहा है। अब उसकी कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है कि वो कैसे इस प्रकार से है, भूगर्भिक जो इतिहास की पुस्तक कैसे है और उनके जीव अवशेष कैसे बन रहे हैं। तो इसमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आग्नेय सेल की, अवसादी सेल की और जो रूपांतरित सेल है उसकी। तो इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। आग्नेय सेल, इसका चक्रीय निर्माण कैसे होता है या जो ये भूगर्भिक पृष्ठ को कैसे दर्शाता है ये देखते हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी कैसी थी? तरल और तप्त थी, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी तप्त लिख लेना और ये तरल अवस्था में थी। धीरे धीरे क्या हुआ? यह ठंडी हुई। इसके बाद अग्नि सेल का निर्माण हुआ। यहाँ पर से सेल लिख लेना या चट्टान लिख लेना, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अग्नि चट्टान जो है उनका निर्माण हुआ। इसके बाद क्या हुआ? चट्टान में विघटन तथा योजन हुआ। इससे क्या हुआ? अवसाद की वजह से जो अवसाद है वो क्या हुआ? नदी, वायु, ग्लेशियर, सागर द्वारा उनके तरंगों के द्वारा एक स्थान पर जमा कर दिए गए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो अवसादी चट्टान है उनका निर्माण हुआ। यहाँ पर अवसादी चट्टान लिख लेंगे। फिर है पर्वतीय निर्माण कार्य क्रिया के समय अधिक दबाव पड़ा इन्हीं पर, और ज्वालामुखी उद्गार के समय यह गर्म मैग्मा के संपर्क में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ? जो अवसादी सेल है उसका रूपांतरण हो गया तथा रूपांतरित सेल का निर्माण हुआ। ये जो आधार से लिखा हुआ है ये अवसादी सेल है, तो इसे सुधार लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ये भी और यहाँ पर भी। ठीक, इसके बाद रूपांतरित चट्टान में अत्यधिक फिर से दबाव पड़ गया और फिर से तापमान बढ़ गया, जिसके कारण वह पिघलकर लावा का रूप धारण कर लिया और फिर शीतल होकर के ठोस रूप धारण कर लिया, जिससे पुनः फिर से आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। यानी कि इसमें क्या कहा गया है? पहले आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, फिर अवसादी सेल बन गया उसके टूटने फूटने से, फिर उसके बाद उसमें दबाव पड़ा तो वो क्या हो गया? रूपांतरित चट्टान बन गया। इसके बाद उसमें फिर तप्त हो गया, यानी कि ज़्यादा दबाव पड़ा तो अत्यधिक तप्त होकर लावा के रूप में धारण कर लिया और ठंडी होकर फिर जम गया, फिर अगले सेल का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आग्नेय सेल की प्रक्रिया पूर्ण हुई, एक चक्र कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम अवसादी सेल का भी देख लेते हैं, जिसे परतदल चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो जो फिर है अवसादी सेल, तो अवसादी सेल के निर्माण के बाद क्या हुआ, इसकी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसमें विघटन हुआ। उनके विघटन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अवसादी सेल का निर्माण होता है, यानी कि परतदल सेल का निर्माण होता है।
ये जो परतदार सेल है उसमें क्या होता है, दबाव और तापमान पड़ता है अधिक, जिसकी वजह से ये रूपांतरित होकर रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, दो प्रकार की संभावनाएं व्यक्त होती है। प्रथम संभावना ये होती है कि ये रूपांतरित जो सेल है वो विघटन और वियोजित होकर के मलबा का रूप धारण कर लेती है और पुनः जम जाती है, जिससे परतदार सेल का रूप ले लेती है तथा इसमें निर्माण चक्र जो है पूर्ण संपन्न हो जाती है। और दूसरी ये होती है कि जो रूपांतरित सेल है वो पुनः रूपांतरण के कारण द्रव रूप ले लेती है, जो ठोस होकर के अग्नि सेल बन जाती है। ये दो प्रक्रिया होती है अवसादी सेल के निर्माण में। फिर तीसरा जो है ये रूपांतरित सेल का चक्रीय निर्माण है। तो ये कैसे होता है, ये रूपांतरित सेल का निर्माण जो है अग्नि चट्टान और परतदार सेल के टूटने या फूटने या विघटित होने से होता है। तो ये है सेकेंड वाला संकल्पना या कॉन्सेप्ट कंप्लीट। फिर है तीसरी संकल्पना, भौमिकी की संरचना की संकल्पना। तो इससे संबंधित जो कोटेशन है वो है, स्थिर रूपों के विकास में भूमि की संरचना का एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक होता है तथा उनमें प्रतिबिंबित होता है। यानी कि जो स्थिर रूपों के विकास में भूमि की संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो क्या करता है, भूमि की जो संरचना है या स्थलाकृति निर्माण है उसको नियंत्रित करता है। कैसे, जैसे कि कोमल चट्टान देख लीजिए, कोई किसी क्षेत्र का चट्टान कैसा होता है या भूमि कैसा होता है, वो कोमल होता है, जिसकी वजह से यदि तीव्र गति से वायु चले या तीव्र वर्षा हो तो वो क्या कर देता है, उसको अपर्दित कर देता है, उसको काट छाट कर अपने साथ ले जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर से गड्ढे टाइप का, गर्त टाइप का बन जाता है, तो वो अलग स्थलाकृति बन जाता है। और कुछ क्षेत्र में क्या होता है, कठोर मिट्टी होती है, जो कठोर मिट्टी होती है वो क्या हो जाता है, ऐसे खड़े रह जाते हैं, जब वायु आता है तो इसको काट नहीं पाता, जिसके वजह से ये कठोर के कठोर रह जाते हैं और पर्वत जैसे बन जाता है इसमें। तो ये क्या हो जाता है, अलग संरचना का निर्माण करते हैं। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि स्थिर रूपों के विकास में भूमि की संरचना का महत्वपूर्ण नियंत्रण भूमिका रहता है। और ये क्या होता है, हमें वास्तविक रूप में प्रतिबिंब भी होता है, जो हमें पता चल जाता है। सामान्य रूप में यह कहा जाए कि स्थिर रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में भूमि की संरचना का महत्वपूर्ण भूमिका है, या भूमि संरचना जो है महत्वपूर्ण कारण होती है, परंतु यह सदैव नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो प्रौढ़ावस्था है उसमें क्या हो जाता है, जो भूमि की संरचना है वो कोमल रहता है तो वो पूरी तरीके से कट जाता है और वो समतल हो जाता है, तो जो हमें दिखाई नहीं देता। और जो भूमि की संरचना कठोर होती है वो हमको दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, कभी कभी अनाच्छादन प्रक्रम में इतने अधिक सक्रिय हो जाता है कि वो क्या करता है, उस पर हावी ही हो जाता है, जिससे समस्त जो भाग है वो क्या हो जाता है, असमतल हो जाता है, असमतल रहता है वो समतल में बदल जाता है, कोमल या कठोर चट्टान रह जाती है। जैसे कि हम अभी बताए हैं कि जो कोमल चट्टानें रहती है वो क्या हो जाता है, समतल भाग में बन जाता है, और जो कठोर चट्टान होती है वो असमतल भाग बन जाता है, उसमें टीले निकल आते हैं, छोटे छोटे टीले रुक जाते हैं, जो कठोर रहते हैं वो इस प्रकार से। तो ये है भौमिकी संरचना की संकल्पना, इसके एग्जाम्पल है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि कभी कभी भूमि की संरचना स्थिर रूपों के निर्माण में निष्क्रिय तत्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अभी बताए हैं कि वो क्या हो जाता है, जो कोमल चट्टानी होती है वो सब समतल सपाट बन जाता है। इसके आधार पर कहा गया है ये कोटेशन। एग्जाम्पल है, जो कोमल चट्टान होता है वह क्या होता है, भूगर्भिक प्रक्रम द्वारा समतल सतह में परिवर्तित हो जाता है, और जो कठोर चट्टान होता है वो भूगर्भिक प्रक्रम द्वारा समतल सतह में परिवर्तित न होकर के टीले के रूप में बच जाता है। तो ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें देखी जाती है। तो यह भौमिकी संरचना की संकल्पना। फिर है नेक्स्ट संकल्पना है भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना। आप सभी को पता है कि धरातल में या भू में जितने भी प्रकार की जो आकृति स्थलाकृतियाँ बनती है वो अलग अलग प्रक्रमों से बनती है। वो प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है बहिर्जात प्रक्रम और एक होता है अंतर्जात प्रक्रम। तो इसी का इसमें हम अध्ययन करेंगे, इसी के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो एक कोटेशन है यहाँ पर, भूगर्भिक प्रक्रम स्थिर रूपों पर अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं, और इस टॉपिक को अलग से क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। तथा प्रत्येक भूगर्भिक प्रक्रम स्वयं का स्थिर रूपों का विशिष्ट समुदाय विकसित करता है। आप सभी को पता है कि जो अंतर्जात प्रक्रम है वो अलग प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, जो बहिर्जात प्रक्रम है वो अलग प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसका नीचे हम अध्ययन करेंगे। यही सभी प्रक्रम क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में कार्य करते हैं, जैसे कि अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, अपवाहन। इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसका हमें
इसी के आधार पर यहाँ पर इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। उदाहरण के लिए बहिर्जात प्रक्रम, तो ये बहिर्जात प्रक्रम क्या करता है, और अंतर्जात प्रक्रम, तो बहिर्जात प्रक्रम जो है यह स्वयं का विशिष्ट समुदाय विकसित करता है, जैसे कि पवन, ये पवन, जल, हिमानी, भूमिगत जल, ये सभी बहिर्जात प्रक्रम है। तो जो पवन होता है वो क्या करता है, अपक्षय, अपर्दन, अपवाहन, निक्षेपण की क्रिया करके वात, गर्त, छत्रक, शिला इस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण करता है जो कि विशिष्ट है। फिर है जल, तो जल क्या करता है, ये भी अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण की क्रिया करके वी आकार की घाटी, समतल मैदान और जो बाढ़ का मैदान वगैरह है उसका निर्माण करते हैं। फिर है हिमानी, तो हिमानी भी अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण की क्रिया से हिमगह्वर और आपके ग्रीस रिंग इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्माण करते हैं। भूमिगत जल भी अपक्षय, अपर्दन, अपवहन और जो घोलीकरण प्रक्रिया है, कार्बोनिफिकेशन, इस प्रकार से उसके आधार पर स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट और पुनार इस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रत्येक जो प्रक्रम है वो अपने विशिष्ट स्थलाकृति समुदाय का निर्माण करते हैं। और अंतर्जात प्रक्रम का एग्जाम्पल देख ले, तो अंतर्जात प्रक्रम में क्या आता है, पटल विरूपणी, जिससे महाद्वीप और पर्वत का निर्माण होता है। फिर है दूसरा है आकस्मिक, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी द्वारा और जो आपके भूकंप है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्या है, प्रक्रम की संकल्पना है। फिर है अब भूआकृति विज्ञान की अवस्था की संकल्पना, तो इसे कैसे या किस आधार पर प्रतिपादित किया है इसका अध्ययन करते हैं। इसमें एक कोटेशन है, स्थलाकृति संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, और ये जो कोटेशन है ये डेविस महोदय ने दिया है, वो इसी के आधार पर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्थलाकृति का निर्माण विभिन्न अवस्थाओं से पूर्ण होता है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था या तृतीय अवस्था, या दूसरे शब्दों में तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इस प्रकार की अवस्थाएं चलती है जिसके बाद स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि भूतल पर विभिन्न जो अपर्दनात्मक कारक कार्यरत है वो क्या करते हैं, क्रमिक स्थलरूपों को जिनके विकास की क्रमिक अवस्थाओं में विशिष्ट विशेषताएं होते हैं उनका निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक अवस्था में अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जो निम्न प्रकार से है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल का अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको लिखते बन जाए। प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था में क्या होता है, जो नदी होता है वो स्थल रूप का लंबवत अपर्दन करता है। जैसे कि ये एक स्थल है और इसका इस प्रकार से वो अपर्दन करेगा, यानी कि नीचे की ओर इसको काटेगा, जो नदी है वो इसको, ये ले लिए अपन, इसको मिटाते हैं, थोड़ा से फिर से बनाते हैं। ये एक स्थलाकृति है, और इधर से नदी बहते हुए आ रहा है, ये नदी आ रहा है। नदी क्या करेगा, वो कुछ इस प्रकार से नदी ऐसे बहते हुए आकर के वो नीचे अपर्दन करता है, यानी कि लंबवत अपर्दित करता है, इसको काटेगा पूरा वे, इसको काट करके फिर ऐसे होके फिर से बहेगा ये। तो ये क्या करता है, ये इसको ऐसे अपर्दित कर देता है। ये इस प्रकार से बनता है, यानी कि ये लंबवत अपर्दन करता है, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है इससे। इसके बाद क्या हो जाता है, द्वितीयक अवस्था में ये क्षैतिज अपर्दन करता है। क्षैतिज अपर्दन मतलब ये नदी बहते हुए जा रहा है तो इसमें ये चौड़ीकरण करने का कार्य करता है। ये कुछ इस प्रकार से नदी जो बहता है वो ऐसे बहते हुए आता है और इधर चला जाता है, यानी कि ये अपने साइड को काटने लगता है, नीचे को कम और साइड को ज़्यादा काटता है ये। तो ये क्या हो जाता है, जो घाटी है ये फैलते जाता है, ये इसकी प्रक्रिया सेकेंड वाला है। फिर तीसरी में क्या करता है, ये जो ईसा रूप है उसका समतलीकरण होता है, यानी कि ये क्या है, आपका एक एरिया है, इसमें नदी बह रहा है, ये नदी बह रहा है। फिर क्या करेगा, यहाँ पर जो पहले पर्वत वगैरह था उसको क्या करेगा, ये धीरे धीरे काट काट करके ये समतल बना दिया। तो लास्ट में ये कैसा दिखने लगता है, कुछ इस प्रकार से समतल हो जाते हैं जो धरातल है वो। ये तीसरे अवस्था में होता है। फिर सामान्य अवस्था की बात करें हम, तो सामान्य अवस्था में क्या हो जाता है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था या वृद्धावस्था जिसको कहते हैं। तो तरुणावस्था में क्या हो जाता है,
इस अवस्था में क्षेत्र विशेष में उत्थान का कार्य होता है और नदी क्या करता है, उसको धीरे धीरे घाटी को गहरा करते जाता है। जैसे कि पहले में क्या होगा, थोड़ा सा उत्थान होगा, इसके बाद जो नदी आता है वो उसको थोड़ा थोड़ा काटते जाएगा और इसको गहरा करते जाएगा, फिर पास के जो क्षेत्र है उसको, तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में क्या हुआ, जिससे नदी अपनी तरुणावस्था को समाप्त करता है इसमें, यानी कि प्रथम अवस्था को समाप्त करता है, फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं। तब इस स्वरूपों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। ये क्या हो जाता है, ढाल क्रम के अनुसार नदी का वेग बहुत कम हो जाता है और वेग कम होने की वजह से वो नीचे का गहरीकरण नहीं कर पाता। इसके स्थान पर वो निक्षेपण का कार्य करते जाता है और जो घाटी के गहरा क्रम के को छोड़कर चौड़ीकरण अधिक करता है, यानी कि यहाँ पर निक्षेपण होते जाएगा और वो साइड साइड को अपने जो दोनों ओर की साइड है उसको काटना स्टार्ट कर देता है, जिससे घाटी का चौड़ीकरण होता है। फिर तीसरी अवस्था है जीर्णावस्था, जिसको कहते हैं। जीर्णावस्था में क्या हो जाता है, फिर ये समतल मैदान बन जाता है, जो ऊपर कटक के रूप में रहते हैं वो पूरा अपर्दित हो जाता है। तो ये है आपका। फिर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या संकल्पना, भू आकृतिक मापक या समय की संकल्पना। तो ये सिद्धांत किस आधार पर प्रतिपादित किया गया है या ये संकल्पना किस आधार पर दिया गया है, इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि भूआकृतिक तंत्र की स्थलाकृतिक विशेषताओं तथा इस स्वरूपों के विकास की व्याख्या में भूआकृतिक समय एवं स्थानिक मापक महत्वपूर्ण विचारक होते हैं। आप सभी को पता है कि जो स्थलाकृतियां है उनका निर्माण बहुत लंबे समय में होता है या कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण कम समय में होता है। इसी के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। एक कोटेशन है, स्थलाकृतिक समय एवं स्थान का प्रतिफल होता है, यानी कि जो स्थलाकृति होता है उसका निर्माण कुछ स्थान पर धीमी गति में संपन्न होता है और कुछ स्थान पर तीव्र गति में संपन्न होता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जिस स्थान पर धीमी गति में संपन्न होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, स्थल रूप का निर्माण बहुत ही लंबे समय में होता है और जहाँ पर तीव्र गति से होता है वहाँ स्थल रूप का निर्माण बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें दो प्रकार के मापन होता है, जो स्थलाकृति है उसका समय के आधार पर और एक स्थानिक आधार पर। समय के आधार पर कैसे, जैसे कि महाद्वीपों का निर्माण कितने समय में होता है, बहुत ही मंदकालीन संकल्पना है ये, यानी कि बहुत ही मंद गति से महाद्वीप का निर्माण होता है, धीरे 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 कई करोड़ों वर्षों में। फिर स्थानिक प्रक्रम या स्थानिक मापक कैसे होता है, ये किसी स्थान पर नदी वगैरह द्वारा एक निश्चित समय में ही, कम समय में ही हो जाता है। जैसे कि बाढ़ के मैदान का निर्माण, किसी क्षेत्र में बाढ़ आया फिर उसमें जमा हुआ अवसादों का फिर बाढ़ के मैदान का निर्माण हो गया, ये स्थानिक मापन हो जाता है। समय का मापन, समय के मापन के अंतर्गत ये देखिए यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत न जाए। सामान्य भू आकृतिक विज्ञान में कालिक मापक का उपयोग 3 स्तरों पर किया जाता है, यानी कि समय के मापक का, जैसे कि वृहत्तकालीन मापक या वृहत समय मापक, मध्यकालीन मापक या मध्यकालीन समय का मापक या सूक्ष्मकालीन मापक, यानी कि जो कम समय है उसका मापक। ये 3 प्रकार के होते हैं। और स्थानिक मापक, यानी कि इसमें क्षेत्र विस्तार की स्थलाकृतियों का अध्ययन करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी एक क्षेत्र का, जैसे कि गंगा वाले क्षेत्र को ले लिए, दामोदर नदी क्षेत्र को ले लीजिए, तो उनके एक स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, तो वो प्रति वर्ष किसी न किसी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रकार का हम अध्ययन करते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट जो संकल्पना है वो है स्थरूप प्रकार की संकल्पना। तो ये किस प्रकार का है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें एक कोटेशन है, स्थरूपों की विकास सरलता की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एक स्थलाकृति के निर्माण में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्यरत करते हैं, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, अपवाहन, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा हुआ, नदी अपर्दन द्वारा हुआ। अब यहीं पर हिमानी का भी यहाँ पर बहाव हो गया, तो हिमानी अपर्दन द्वारा भी इसका और कुछ इसी का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यदि वायु को प्रभाव तीव्र पड़ा तो इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जटिलताएं आ जाती है। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो इसी आधार पर किया गया है, उसका अध्ययन करते हैं। सैद्धांतिक रूप में प्रत्येक प्रकरण द्वारा अलग अलग विशेषताओं वाले स्थानों के रूप का विकास का उल्लेख तथा अध्ययन किया जाता है, परंतु प्रयोग में यह सिद्ध नहीं होता कि एक ही स्थान पर एक ही विशेषता वाले प्रक्रम के द्वारा एक ही रूप में स्थलाकृति मिले, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर एक ही स्थलाकृति में कई प्रकार की जो प्रक्रम है वो सक्रिय रहते हैं। अंतर्जात भी प्रक्रिया जो है वो सक्रिय रहता है और बहिर्जात प्रक्रम भी सक्रिय रहते हैं। किसी स्थान पर ज्वालामुखी, भूकंप दोनों आते रहता है
और ऊपर में जो वायु वगैरह है या नदी वगैरह है वो भी क्रिया कार्य करते रहता है अपना, तो इस प्रकार से उसमें जटिलता हो जाती है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जटिलताएं एक ही स्तर खंड पर चक्र के दौरान कई प्रक्रमों में क्रियाशील हो जाती है। ये इसका लिखित कोटेशन है। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि नीचे में ये धरातल है, यहाँ पर आपका ज्वालामुखी और जो भूकंप है वो कार्य कर रहा है, लेकिन ऊपर में क्या है, जो नदी है वो बह रही है, तो नदी द्वारा भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग प्रकार की स्थलाकृति, और नीचे जो भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहा है उसके द्वारा भी, तो इसमें जटिलता आ जाती है, इसी को दर्शाए हैं। फिर सेकंड तथ्य है इसमें, द्वितीय रूप में स्थिर रूप में जटिलता का निर्माण कई प्रकार के चक्रों के कारण आता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है चक्र के प्रकार, साधारण भूदृश्य, मिश्रित भू स्थिर रूप, या चक्री स्थिर रूप, या बहुचक्री स्थिर रूप, या पुनर्जीवित स्थिर रूप। इस प्रकार के जो चक्र है या स्थिर रूप है उनका निर्माण होता है इससे, इसी के आधार पर दिया गया है। फिर है स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना। तो ये संकल्पना किस आधार पर दिया है उसका अध्ययन करते हैं। एक कोटेशन है इससे संबंधित, धरातल के बहुत कम स्थलाकृतिक टर्शियरी युग के प्राचीन समय का है, लेकिन अधिकांश जो स्थलाकृति है वो प्लीस्टोसीन युग के प्राचीन समय का नहीं है, यानी कि ये वर्तमान समय का है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना का अध्ययन किया गया है, क्योंकि जो बहुत सारे चट्टान है उनका निर्माण क्या है, प्राचीन युग में नहीं हुआ है, वर्तमान में हुआ है, और बहुत थोड़े से चट्टान, जैसे कि हम ले लेते हैं 100%, ये हम लोग ले लिए 100%, तो 100% का केवल 10% ही क्या है, प्राचीन समय में निर्मित हुआ है, और इसका जो 90% है वो वर्तमान समय में निर्मित हुआ है, ये कहना है इनका। अर्थात इसमें कहा गया है कि अधिकांश भू आकृतियाँ कैसी है, वैज्ञानिकों का मत है कि वर्तमान समय में पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उन प्रक्रमों का प्रतिफल है जो टर्शियरी या जो क्वार्टनरी युग है उनमें कार्यरत थे, क्योंकि जो टर्शियरी युग से प्राचीन जो स्वरूप है वो अनाच्छादन प्रक्रमों द्वारा नष्ट हो गए थे, यानी कि वो एक क्रिया जो है या एक चक्र पूर्ण कर चुके थे, जिससे वो जो स्थल है वो समतल हो गए थे, यानी कि इनमें इतना परिवर्तन हो गया कि उनके जो मौलिक रूप है उनमें निर्धारण करना असंभव हो गया, इसीलिए इसका प्रतिपादन किया गया है। तो ये हो गया आपके भू आकृति विज्ञान की प्रमुख संकल्पनाएं। तो कल फिर हम अगला टॉपिक लेकर के अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।